नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। साथियों, कल हम लोगों ने संवैधानिक विकास के क्रम में 1600 से लेके 1833 तक के चार्टर एक्ट को पढ़ा था। उसके आगे हम लोग आज अध्ययन करेंगे 1853 से लेके 1947 तक। इन दो वीडियो में हमारा पूरा संवैधानिक विकास और उसके महत्वपूर्ण बिंदु पूरे हो जाएंगे। तो हम लोगों ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर भारत की आज़ादी 1947 तक जो भी भारत में संवैधानिक विकास के क्रम में नियम कानून बने, ब्रिटिश संसद द्वारा उन्हें भारत में लागू किया गया तथा समय के साथ कैसे उनमें परिवर्तन होता आया, उन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। कल का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, संवैधानिक विकास भाग 1 करके। आज का भाग 2। इसके पहले भी हम लोगों ने ईस्ट इंडिया को मतलब यूरोपीय कंपनियों का, जैसे पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में वीडियो है। क्षेत्रीय राजाओं से संबंधित जो इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वंद्व, आपस में हुए झगड़े और लड़ाइयाँ, युद्ध हुए और अंततः भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, इन सभी पे वीडियो बना के दिए गए हैं। और कुछ महत्वपूर्ण युद्ध और संधियाँ ये भी आपको दे दिया गया है। हम लोग आज संवैधानिक विकास पूरा होगा, उसके पश्चात हम लोग अब शुरू करेंगे 1857 से की क्रांति से पहले का भारत, आधुनिक भारत में जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे उस पर चर्चा करेंगे। फिर 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज। 1853 का चार्टर एक्ट। तो आप लोग को बताया था मैंने कुल कितने चार्टर एक्ट आए थे, 4। पहला चार्टर एक्ट था 1793, दूसरा 13, तीसरा 1833, 1813, 1833 और चौथा था 1853। कुल 4 चार्टर एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रक्रिया में सुधार, परिवर्तन, इन सभी बिंदुओं पर नियम कानून बनाए गए। तो आवश्यकता क्यों थी 1853 में चार्टर एक्ट लाने की आवश्यकता क्यों थी? तो आप देखेंगे 1853 तक आते आते ब्रिटिश साम्राज्य हो या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्य था भारत पे, लगभग पूरे भारत पे एक तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित कर लिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले पूरा भारत पे नियंत्रण स्थापित कर लिए थे। तो साम्राज्य विस्तार था। जब साम्राज्य विस्तार होगा तो शासन संचालन के लिए नियम कानून भी चाहिए। विद्रोह भी होने लगे थे, क्योंकि इतना आर्थिक शोषण और राजनीतिक शोषण होने लगा कि अब धीरे धीरे विद्रोह होने लगेंगे। तो 1853 में देखिए कि आंग्ल सिख युद्ध होता है, सिंध का विलय होता है। इससे पहले आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, आंग्ल सिख और उससे ये क्या नाम है मैसूर होता है। बंगाल में तो विजय कर ही लिए थे। तो इन तरह से जो क्षेत्रीय राजाओं के विद्रोह होते हैं अब शुरू इसी समय होते हैं। कई देखेंगे किसानों के विद्रोह और जनजातियों के विद्रोह इसी समय 1853 के आसपास आप देखेंगे बड़े पैमाने पर संचालित होना शुरू हो जाते हैं। पहले संथाल विद्रोह होता है 1857 से पहले, फिर उसके बाद नील विद्रोह हो जाता है। 1857 की क्रांति से पहले, ठीक पहले कौन सा विद्रोह होता है, संथालों का। उसके ठीक बाद नील विद्रोह हो जाता है। इन सब विद्रोहों के कारण क्या थे? तो कारण यही था कि शोषण बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था हर क्षेत्र में। वहाँ जैसी जो भौगोलिक और आर्थिक स्थिति थी उस आधार पर शोषण होता था। तो विद्रोहों को दबाने के लिए भी नियम कानून बनाए गए। आर्थिक दोहन को सुव्यवस्थित ढांचा दिया गया कि किस तरह से भारत में आर्थिक शोषण को बढ़ावा दिया जाए, उसे वैधानिक रूप दिया जाए। ये न लगे लोगों को हाँ हम शोषण ही कर रहे हैं, उसे एक नियम कानून के तहत बांध दिया जाए। साथ ही साथ भारतीयों में अब धीरे धीरे जागरूकता ये आने लगी थी 1857 की क्रांति या 1853 तक कि ये अपने प्रतिनिधित्व की मांग की शुरुआत हो गई थी। आप देखेंगे इसी समय 2-4 संगठन बनने लगे थे। जैसे आप देखिए मद्रास, क्या नाम है, बंगाल में
ईस्ट इंडिया कम वो क्या नाम है, इंडियन एसोसिएशन था, बॉम्बे मजदूर सभा था, तमाम ऐसे संगठन जो थे। और क्षेत्रीय राज जो क्या कहते हैं नेता, इसी समय कुछ क्षेत्रीय नेता उभर के सामने आए जो लोगों को जागरूक करने लगे थे, जैसे राजा राम मोहन राय हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। ये ऐसे देखेंगे वैसे महाराष्ट्र में के क्षेत्र में नेरोजी हैं, रानाडे हैं। तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि यहाँ भारत में एक वर्ग अब तैयार होने लगा था, किसके लिए? स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, जो इन मतलब लोगों को नेतृत्व प्रदान कर रहा था, साथ ही साथ लोगों के अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा था कि लोगों का जिस तरह से सामाजिक आर्थिक शोषण न हो, उन्हें भी मानवीय जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। तो नागरिक अधिकारों की मांग बढ़ती है, प्रतिनिधित्व की आकांक्षा होती है, उत्तरदायी शासन का दबाव बनता है। देखिए, उत्तरदायी शासन का दबाव क्यों हो बनता है? सती प्रथा का आप देख सके थे 1829-30 में सती प्रथा निरोध के लिए प्रयास करके राजा राम मोहन राय ने कानून बनाया। फिर विधवा पुनर्विवाह के लिए 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से कानून बनता है। ये उत्तरदायी शासन नागरिक अधिकार और प्रतिनिधित्व की आकांक्षा को बढ़ावा दे रहे थे। तो देखेंगे, ये आप याद रखिएगा, ये मेंस के पॉइंट हैं। मुख्य परीक्षा में अगर पूछ ले कि 1857 की क्रांति से पूर्व ऐसे कौन से माहौल या वातावरण थे जिससे 1853 की चार्टर एक्ट को लागू किया गया, उसमें कुछ प्रावधान जो किए गए किन कारणों से? तो यही कारण थे। 3 कारण इधर आप मोटा मोटी बना देंगे, 3 कारण इधर डायग्राम में बहुत अच्छे बन जाएंगे कि विशाल साम्राज्य हो रहा था, उस पर नियंत्रण करने के लिए कानून की ज़रूरत थी। क्षेत्रीय स्तर पर विद्रोहों को बढ़ावा मिल रहा था, मतलब छुटपुट विद्रोह शुरू हो गए थे, उन्हें दबाने के लिए प्रशासनिक और कुशल सैन्य व्यवस्था के संचालन की ज़रूरत थी, नियम कानून या न्याय व्यवस्था की ज़रूरत थी। आर्थिक दोहन का एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाए ताकि लोगों को लगे कि हाँ, सरकार या कंपनी हमारा शोषण नहीं कर रही, हमारे हित में काम कर रही है। साथ ही साथ भारतीयों में क्या हो रहा था, ये अपने प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। आपको याद है अमेरिका की क्रांति क्यों होती है? अमेरिका की क्रांति में एक नारा होता है कि प्रतिनिधित्व तो नहीं, प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं। क्योंकि अमेरिकियों का कहना था कि जिस ब्रिटिश संसद में कोई अमेरिका का सदस्य नहीं बैठा हुआ है, तो वह ब्रिटिश संसद हमारे ऊपर कैसे कानून बना सकती है। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर शुरुआत के भारतीय जो राजनेता थे, समाज सुधारक क्या कह सकते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि हमें भी तो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जो सरकार हमारे ऊपर शासन कर रही है, उस सरकार में हमारे भारतीयों का क्या प्रतिनिधित्व है? क्या वो उच्च पदों पे हैं? क्या जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं उस नियम कानून में भारतीयों की भी राय मशविरा या सलाह रखी जा रही है? साथ ही साथ नागरिकों के कल्याण के लिए क्या अधिकार दिए जा रहे हैं? समाज में इतनी बुराइयां हैं, इतनी असमानता, गरीबी, बेरोजगारी है, तो ब्रिटिश सरकार जो हमारे ऊपर नियंत्रण करके सरकार चला रही है, वो नागरिक अधिकारों के लिए क्या कर रही है? साथ ही साथ उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो ब्रिटेन में यह दावा था कि वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो ब्रिटेन के लिए तो लोकतंत्र है, भारत में एक तरफ औपनिवेशिक कठोर शासन है। तो ऐसा ना हो कि दोनों जगह सामंजस्य बनाया जाए, इसके लिए कहा गया कि उत्तरदायी शासन व्यवस्था बनाई जाए। तो ये 1853 की क्रांति के लिए महत्वपूर्ण कारण बने। संवैधानिक विकास मात्र कानूनों की सूची नहीं है, याद रखिएगा, यह क्रमिक पावर शिफ्ट है, मतलब धीरे धीरे शक्तियों का हस्तांतरण है। जहां सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन अंततः अनिच्छा से भारतीयों के हाथ हस्तांतरित हुई। कहने का मतलब है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आती है और 1858 में जब घोषणा पत्र आता है महारानी का, तो शक्ति किसके हाथ में चली जाती है? क्राउन के। क्राउन से होते हुए फिर 1947 में शक्ति किसके हाथ में जाती है? भारतीयों के। देख, अब आप जब संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो क्रमिक रूप से देखेंगे जो भी संवैधानिक सुधार हुए, कंपनी के अधिकार को कम किया गया, क्राउन के अधिकार को बढ़ाया गया, अर्थात राजशाही और ब्रिटिश संसद के अधिकार को बढ़ाया गया। और जब 1857 की क्रांति होती है तो इसके पश्चात भारतीय जो भी विधियाँ आई, मतलब कानून ब्रिटेन से भारत के कार्य संचालन के लिए,
उनमें देखें कि धीरे धीरे छूट दी गई। किसके लिए? भारतीयों के लिए, कि भारतीयों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, और अंततोगत्वा जाते जाते 1947 तक पूरा सत्ता हस्तांतरण करके चले जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से समझने का प्रयास करिए। अब मुख्य बिंदु पढ़ते हैं 1853 के चार्टर एक्ट का। 1853 के चार्टर एक्ट के मुख्य बिंदु क्या थे? विधायी प्रावधानों में प्रशासनिक और विधायी कार्य को पहली बार पृथक किया गया। क्या किया गया? प्रशासनिक और विधायी कानून निर्माण प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों कार्यों को पृथक किया गया। 12 सदस्यीय ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया। 12 सदस्यीय ऑल इंडिया काउंसिल का लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ होता है। अब क्या करते हैं? 4 प्रांत, पूछा गया कई बार प्रश्न में, 4 प्रांत में बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा क्षेत्र में से 4 सदस्यों का चुनाव हुआ। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें 4 सदस्य 4 क्षेत्रों से गए। पहले ऐसा नहीं होता था, जिसको गवर्नर जनरल चाहे वो चुन सकता था, चाहे वो बंगाल से चुन ले, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ। कहा गया कि नहीं, 4 प्रांतों से कम एक एक प्रतिनिधित्व होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये प्रांत क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को महत्व दिया गया। और एक बात यह कही गई कि वीटो जो है, गवर्नर जनरल को कानून पर वीटो करने का अधिकार है। वीटो करने का अधिकार किसको था? गवर्नर जनरल को। प्रशासनिक कार्यों में देखिए, बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद सृजित किया गया। क्या किया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद सृजित किया गया, एक नया पद बनाया गया। विधि सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया। आपको बताया था मैंने, 1833 के अधिनियम में एक विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की जाती है, लेकिन अस्थायी था। 1833 के अधिनियम में विधि सदस्य अस्थायी था, और यह 1853 में पूर्ण रूप से सदस्य बन गया। तो 20 साल बाद क्या होता है? यह अस्थायी बन जाता है, अस्थायी पद। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटा के 18 कर दी जाती है, और जो कम की जाती है इसमें से 6 सदस्यों की नियुक्ति क्राउन करेगा। क्राउन मतलब ब्रिटिश संसद के द्वारा वहाँ के महाराज या रानी जो भी रहेगा वहाँ पे सत्ता पे, वह करेगा। क्राउन का मतलब वहाँ का राजा या रानी जो इसकी सत्ता रहेगी। तो याद रखिएगा, पृथक लेफ्टिनेंट का पद बंगाल के लिए गठित किया गया। विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से 18 की गई, और 6 सदस्यों की नियुक्ति क्राउन द्वारा। प्रभाव क्या हुआ? कंपनी को जब तक संसद न चाहे तब तक शासन की अनुमति थी। इस बार ऐसा स्पष्टता मतलब आई कि कंपनी को भी लगने लगा कि अब संसद कभी भी मेरी कंपनी की शक्तियों को हस्तांतरित कर सकती है, छीन सकती है। तो कंपनी को जब तक संसद न चाहे, कहने का मतलब है संसद जब चाहती तब सारी शक्ति अपने अंदर केंद्रित कर लेती है, और वह करती कब है? 1858 के घोषणा पत्र द्वारा। ठीक, यह अंतिम चार्टर एक्ट था। पहला कौन था? 1793 का पहला चार्टर एक्ट 93 का था। कुल 4 चार्टर एक्ट आए थे। ठीक, 1853 से 54 में योग्यता और प्रतिनिधित्व का भ्रम तथा एक कथन है किसका? बार्टल फ्रेयर का। ये आपके मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये कथन मैं खोज के इसलिए डालता हूँ ताकि आप लोग अगर चाहे तो इसको कॉपी में लिख लीजिए। जब भी किसी शासन अधिनियम या किसी विद्रोह या किसी क्रांति या कोई भी संदर्भित प्रश्न आए, तो आप लोग अगर कोटेशन जब मिलते हैं उसको लिखते हैं, उत्तर प्रमाणित और अच्छा बन जाता है। तो ऐसे प्री और मेंस दोनों चैप्टर को पढ़ाते समय कोटेशन, परिभाषाएं आपको बताई जाएंगी, जिससे आप प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं, बीच में लिख सकते हैं उत्तर को प्रमाणित करने के लिए। तो उत्तर आपका गठीला और प्रवाहदार बनता है। ठीक, यह करोड़ों लोगों के लिए कानून बनाने का प्रयोग था। 1853 के संदर्भ कर रहा है कि यह करोड़ों लोगों, कौन करोड़ों थे? भारतीय। यह करोड़ों का मतलब यह भारतीय लोगों के लिए कानून बनाने का प्रयोग था, जिसमें केवल विद्रोह के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था कि वह कह सके कानून हमारे अनुकूल है अथवा प्रतिकूल।
इसका कहने का मतलब है कि जब 1857 की क्रांति होती है तो उससे पहले ऐसा माहौल बन गया था कि भारतीयों को यह कहने को लगने लगा था कि जो कानून बन रहे हैं उसे तो या तो मानूं, या हमारे अनुकूल हैं तो मानूं और प्रतिकूल हैं तो न मानूं। लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। संसद, ब्रिटिश संसद के कंपनी का इतना दबाव था कि मानना ही मानना था, और मानने का न मानने का कारण था सिर्फ विद्रोह। अगर आपको नहीं मानना है तो विद्रोह करिए, ठीक। तो क्या होता है, संरक्षण समाप्त हो जाता है। 1853 नेतृत्व, 1854 में लॉर्ड मैकाले समिति का गठन किया जाता है और खुली प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया जाता है। याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले समिति के रिपोर्ट पर ही भारत में पहली बार खुली प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की जाती है, ठीक। खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत कब होती है? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, ठीक। 1853 से 58 तक 5 साल का समय बड़ा ब्रिटिश कंपनी के शासन या ब्रिटिश संसद के शासन को लिए बड़ा कठिन समय था। क्यों? क्योंकि इसी समय भारत में क्षेत्रीय विद्रोह और 1857 की क्रांति संपन्न होती है। द ग्रेट ट्रांजिशन 1853 से 58। अच्छा, इसका कारण था प्रशासनिक नियंत्रण किसके अधीन था अभी तक? ईस्ट इंडिया कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन। अब कब हो जाता है? 58 में क्राउन के अधीन चला जाता है। मैंने बताया कि संसद चाह ली है कि 5 साल बाद अब सत्ता कंपनी के अधीन नहीं रहेगी, अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहेगी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिया गया। दोनों को समाप्त कर दिया गया। और सर्वोच्च अधिकारी अब कौन था? कंपनी का निदेशक पहले था जिसे गवर्नर जनरल कहा गया, अब भारत सचिव कह दिया गया कि भारत पे जो शासन कार्य संचालित होगा उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा? भारत सचिव होगा। यह ब्रिटिश मंत्रिमंडल कैबिनेट का सदस्य होगा, मतलब ब्रिटिश कैबिनेट या मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य, याद रखिएगा कभी पूछ सकता है, 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल का गठन किया जाएगा, और ये रहेंगे लंदन में, ये इंडिया में नहीं रहेंगे। एक सचिव और 15 सदस्यीय काउंसिल इन रहेंगे इंग्लैंड में, लेकिन शासन कार्य देखेंगे भारत का, ठीक। सर्वोच्च अधिकारी कौन था उस समय जब कंपनी का शासन था? गवर्नर जनरल। और जब क्राउन का शासन हो गया तो वायसराय, और प्रथम लॉर्ड कैनिंग वायसराय बने, ठीक। इसमें प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज थे। जब 1857 की क्रांति और 1858 का क्राउन शासन लागू होता है तो उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज, ठीक। कंपनी का युग समाप्त हो जाता है, क्राउन का युग प्रारंभ हो जाता है। कहने का अर्थ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और क्राउन की सत्ता शुरू हो जाती है। अब ब्रिटेन भारत पे शासन करने लगा। पहले तो ये कह के टाल देते थे, कंपनी मामलों को देख रहे, भाई कंपनी व्यापारिक कंपनी है, वो अपना सब कुछ कर रही, लेकिन धीरे धीरे 1600 से लेके 1858 तक आते आते सत्ता किसके हाथ में चली गई? ब्रिटिश क्राउन के, ठीक। अब यही क्राउन का शासन या ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार का शासन 1947 तक चलता है हमारे यहाँ भारत में। अट्ठावन का भारत शासन अधिनियम, ठीक। ब्रिटिश क्राउन सर्वोच्च सत्ता हो गई। भारत की सर्वोच्च सत्ता कौन थी? ब्रिटिश क्राउन। उसके अधीन कौन था? भारत सचिव। ब्रिटिश संसद का सदस्य था। ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। याद रखिएगा, किसके प्रति उत्तरदायी था? तो ब्रिटिश संसद के प्रति, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ये वहीं पे ब्रिटेन के लंदन या जो भी कहे वहाँ पे रह के भारत की गतिविधियों पे नज़र रखता था। इसका प्रतिनिधि कौन था? वायसराय। और ये भारत में क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था, ठीक। भारत में आके यहाँ पे शासन कार्यों का संचालन कौन कर रहा था? वायसराय।
ब्रिटिश शासन के अधीन प्रशासनिक और सैनिक पदाधिकारी, इसके अधीन अब कौन कौन थे? तो ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय प्रशासनिक और सैनिक पदाधिकारी। इंडिया काउंसिल आपने बताया 15 सदस्य थी, 8 क्राउन द्वारा नियुक्त किए जाते, 7 कंपनी के डायरेक्टर द्वारा। ठीक, शर्त थी कि 9 ऐसे सदस्य हों जिन्हें भारत में कम से कम 10 वर्ष का कार्य अनुभव हो और वे वेतन भारतीय, इनका वेतन किससे दिया जाता है? ये देखिए, यही बात थी जिसका दादा भाई नेहरू ने विरोध किया कि भारत का आर्थिक शोषण हो रहा है। काम कर रहे थे ब्रिटेन में बैठ के, भारत आते भी नहीं थे इंडिया काउंसिल के सदस्य। इनका पूरा वेतन दिया जा रहा था भारत के राजस्व से, वेतन, पेंशन, जो भी महंगाई भत्ता, गुजारा भत्ता जो भी था, हाउस टैक्स, परिवहन चार्ज, जितने भी चार्ज तरह के थे, सब पैसा भारतीय राजस्व दिया जा रहा था। और ये काम कर रहे थे ब्रिटेन के संसद के अनुसार, ब्रिटिश के क्राउन के अनुसार कार्य कर रहे थे। बस इतना था कि भारत के शासन व्यवस्था को देख रहे थे। ठीक, 1 नवंबर, ये कई बार पूछा, 1 नवंबर 1858 महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? आपके इलाहाबाद प्रयागराज में। लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा था? प्रयागराज में, आज के प्रयागराज या इलाहाबाद में। ठीक, किसने पढ़ा था? तो कैनिंग ने पढ़ा था। उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। इसमें कहा क्या गया है ये याद रखिएगा, ये मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। 4 पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो आपका उत्तर कम से कम आधा पूरा हो जाएगा। पहले 3 पॉइंट थे कि सत्ता परिवर्तन हुआ, अब उसमें मूल बातें क्या थी? जो मेन झगड़े की जड़ चली आ रही थी 1600 से लेके 1853 तक, उसमें मूल बातें थी साम्राज्यवाद का विस्तार रोक दिया गया कि अब भारत के जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिश कंपनी के अधिकार तो बन गए थे वो ठीक है, लेकिन अब किसी अन्य सदस्य क्षेत्र पर नियंत्रण करने का कोई तरीका नहीं अपनाया जाए, कोई माध्यम या कोई कूटनीतिक कदम नहीं उठाए जाएंगे। तो साम्राज्यवादी व्यवस्था पर रोक लगाई गई। भारतीय राज्यों को साम्राज्य में मिलाने का विचार त्याग दिया गया। गोद लेने की प्रथा को स्वीकृत किया गया। गोद लेने की प्रथा को निरोध करके, मतलब प्रतिबंधित करके, डलहौजी ने क्या किया था? अनेक राज्यों को विलय कर लिया था, क्योंकि उनके वंशज थे नहीं तो लोग गोद लेते थे औलादे किसी के दूसरे के बच्चे को। तो उसने कहा कि नहीं, अगर अपनी औलाद नहीं है, अपने बच्चे नहीं है तो आप गोद नहीं ले सकते, वह राज्य, वह क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो जाएगा। जैसे झांसी की रानी, तो ब्रिटिश क्राउन जब महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र आता तो उसमें ऐसे कह दिया जाता है कि ना, ये गलत था, इसे स्वीकृत किया जाता है कि कोई भी राजा या रजवाड़ा गोद लेने की प्रथा को स्वीकार कर सकता है। साथ ही ये भी देखा गया कि जो 1857 की क्रांति हुई उसमें कुछ धार्मिक और सामाजिक पक्ष थे, जैसे चर्बी वाले कारतूस, धार्मिक मामलों में ईसाईयत द्वारा धर्मांतरण के लिए गलत विधियों का उपयोग, सामाजिक आधार पर शोषण, काले गोरे का भेद। इन तमाम चीज़ों के आधार पर क्राउन के शासन के अधीन कहा गया कि धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं के आधार पर ब्रिटिश हस्तक्षेप नहीं करेगी। मतलब ब्रिटिश सरकार इन मामलों पे भारत के क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। साथ ही यह भी कहा गया कि समानता और रोजगार, जाति या धर्म के भेदभाव के बिना योग्यता, जाति धर्म के भेदभाव के बिना योग्यता, शिक्षा और क्षमता के आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्ति होगी। एक तरह से समानता की व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया। क्षमादान कहा गया। क्या कहा गया क्षमादान में? ध्यान रखिएगा, ये वाला टेक्निकल शब्द है, आपका कथन उथन पूछ लेगा। तो कहा गया कि 1857 के विद्रोहियों को क्षमा किया जाएगा, लेकिन उन्हें क्षमा नहीं किया जाएगा जिन पर अंग्रेज़ों की हत्या के आरोप हैं। मान लीजिए 100 कैदी गिरफ्तार थे 1857 की क्रांति में, तो इसमें से 10 ऐसे थे जिन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या की थी, तो इनको माफ़ नहीं किया जाएगा, बाकी 90 को तो माफ़ कर दिया जाएगा। ये लाइन आप याद रखिएगा, कभी भी पूछे तो गलत मत करिएगा। वास्तविक लक्ष्य क्या था? इस भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला नियम तथा मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार कर ब्रिटिश साम्राज्य को स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान करना था।
देखिए, कुछ कठोर कदम उठाए गए तो कुछ साधारण और सकारात्मक कदम उठाए गए ताकि ब्रिटिश क्राउन के शासन को भारत में स्थायित्व मिल सके। यहाँ के विद्रोहों को बहुत बड़ी विचारधाराओं के साथ विद्रोह करने का अवसर न मिले, ये सब काम किए गए। फिर इसके बाद 3 साल बाद आता है क्या, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम आता है 3 साल बाद। यहाँ पे विकेंद्रीकरण की नींव रखी जाती है। एक तरह से सूत्रपात होता है कि अब शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा। ठीक, तो शक्तियों की वापसी में क्या हुआ, जो बंगाल और मुंबई के अधिकार छीन के मद्रास और मुंबई के अधिकार छीन कर बंगाल को दे दिए गए थे, सारी शक्ति बंगाल से संचालित होगी। कहा गया कि नहीं, कुछ कामों के लिए मद्रास और मुंबई को भी शक्तियों का हस्तांतरण किया जाना चाहिए। ठीक, तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। 1862 में इसी 61 परिषद के अधिनियम के ही तहत 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों का मनोनयन किया अपनी काउंसिल में। किसका? बनारस के राजा थे, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव। इन 3 लोगों की नियुक्ति गवर्नर जनरल या वायसराय की परिषद में किया गया। इसी समय मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कब होती है? 1859। कौन करता है? कैनिंग। याद रखिएगा, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग द्वारा की जाती है और 1859 में कब की जाती है? 1859 में की जाती है लॉर्ड कैनिंग द्वारा, जिसे कैबिनेट सिस्टम कहा जाता है। आज के समय में कैबिनेट मुख्य होता है, जैसे भारत सरकार का कैबिनेट या किसी अन्य देशों की कैबिनेट होती है, उसी तरह इसकी नींव कब रखी गई? तो 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा। ठीक, आपातकालीन शक्तियाँ के तहत कहा गया कि वायसराय को 6 माह के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। भारत का जो वायसराय है, गवर्नर जनरल है, वह 6 माह के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, अगर आज अध्यादेश जारी करे तो उसका कार्यकाल कितना होगा? लगभग 6 माह। तो याद रखिएगा ये चीज़। फिर इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। कितने साल बाद आता है? 61 से लेके 31 साल बाद। तो इसमें कहा क्या जाता है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या सेंस भारतीय सदस्यों से था। नामांकन की शक्तियाँ वायसराय को दी गई। किसका नामांकन किया जाएगा, किसका नहीं, इसकी शक्ति किसको दी गई? वायसराय को। शक्तियों की सीमाएं भी निश्चित की गई। वार्षिक बजट पर बहस और कार्यपालिका के प्रश्नोत्तर के अधिकार दिए गए कि अगर बजट जैसे विषय पे बहस की जा सकती है। भारतीयों को भी इसमें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। याद रखिएगा। 1861 के अधिनियम के बाद सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड में 1863 में आयोजित की जाती है और इसमें सफलता पाने वाले पहले कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति थे जो पहले आईसीएस बने थे। ठीक, सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले आईसीएस बने थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, शक्तियों के तहत बजट पे बहस वाद विवाद करने का अधिकार मिलता, मतदान का नहीं मिलता। ठीक, फिर इसके बाद आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले क्या था? यह उस समय का सचिव था, भारत सचिव। और मिंटो कौन था? वायसराय था, गवर्नर जनरल था। लॉर्ड मिंटो और मार्ले। ठीक, यह सुधार किसकी समिति की रिपोर्ट पे आता है? तो सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पे आता है। इसको आधार बना के यह भारत परिषद अधिनियम बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, मार्ले भारत सचिव था, मिंटो भारत का वायसराय गवर्नर जनरल था,
सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट को आधार बना के भारत परिषद अधिनियम संचालित किया गया, बनाया गया। विस्तार में क्या था, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ा के 60 कर दी गई। जो सदस्यों की संख्या थी उसमें वृद्धि की गई 16 से 60। इसमें 4 प्रकार के सदस्यों का प्रावधान किया गया था। याद रखिएगा, पूछ ले अगर तो कितने प्रकार के सदस्यों का प्रावधान किया गया था? 4। इन चारों में कैसे? एक तो पदेन सदस्य होगा, जैसे भारत में आज भी कुछ सदस्य पदेन होते हैं। तो कौन कौन सदस्य थे? पदेन और मनोनीत सरकारी सदस्य, मनोनीत गैर सरकारी तथा निर्वाचित। 4 प्रकार के सदस्य थे इसमें। एक थे पदेन, दूसरे थे मनोनीत जो सरकारी सदस्य थे, और एक थे मनोनीत गैर सरकारी सदस्य, और तीसरे थे निर्वाचित, और चौथे थे निर्वाचित। ठीक। कार्यपालिका में प्रवेश के तहत देखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे ये पहले विधि सदस्य के रूप में भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रवेश करने वाले या स्थान पाने वाले पहले भारतीय सदस्य थे जो विधि सदस्य के रूप में स्थान पाए थे। ठीक। ये बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है, बिहार में कई बार पूछा गया है। साथ ही आर्थिक मामलों में बहस, संशोधन प्रस्ताव करने, कुछ विषयों पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। 1892 में मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था, वाद विवाद या बहस करने का अधिकार दिया था। यहाँ पे कुछ स्तर पे मतदान करने का भी अधिकार देते हैं, साथ ही संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर भी सहमति बनती है। लॉर्ड नाग के दांत सांप्रदायिक निर्वाचन का जन्म 1909। इसका सेंस ये था कि मार्ले को मिंटो ने पत्र लिखा था, तो उसमें उसने कहा था कि पृथक निर्वाचन, इसी में सांप्रदायिक निर्वाचन को लागू किया गया था। सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिम हिंदुओं के क्षेत्रों को बंटवारे का प्रावधान किया गया था, इसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रतिनिधित्व कहा गया। तो इसके संदर्भ में मार्ले ने मिंटो को कहा था कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका फल या परिणाम बहुत भीषण होगा। इसका परिणाम यही होता है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा आगे चल के हो जाता है, क्योंकि यहीं से सांप्रदायिक सद्भाव जो था वह बिगड़ने लगा, हिंदू मुस्लिमों में आपस में दूरी बढ़ने लगी और एक दूसरे को हिंसात्मक गतिविधियों की नज़र से देखने लगे। और 1947 जाते जाते पाकिस्तान की इतनी प्रबल मांग हुई कि बड़े स्तर पे हिंसात्मक घटनाएं हुई और भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो ये विभाजन के जैसे अगर पूछ ले कि 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण, तो कारण में तो ये एक बहुत बड़ा कारण ये भी था, क्या 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन को प्रावधानित किया गया, इसका प्रावधान किया गया। महात्मा गांधी ने इस पर कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता नष्ट हो रही, तो उसी के संदर्भ में कहा था कि यह सर्वस्व नाश करने वाला अधिनियम था। मतलब जो भारत की एक सांस्कृतिक विरासत थी, सामाजिक समन्वय आधारित, सामाजिक समन्वय या सद्भाव आधारित, उसका सर्वनाश कर दिया। भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू की गई। ठीक। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो कौन था? वायसराय था। इसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। के.एम. मुंशी का कहना था कि इस अधिनियम ने भारत में उभरते हुए प्रजातंत्र का गला घोट दिया। कहने के मतलब था कि जो हिंदू मुस्लिम सिख तमाम धार्मिक और पंथ आधारित व्यक्ति विचारधाराएं भारत में जीवित थी, आपस में सद्भाव के साथ रह रही थी, इस सांप्रदायिक निर्वाचन ने सारे सिद्धांतों को तहस नहस कर दिया। इसके पश्चात आता है कौन सा नियम? 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 का भारत सरकार अधिनियम आता है, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू कौन थे? ये आपके वहाँ के थे सचिव, गृह सचिव या भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय थे।
1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ठीक, इसमें दो सदनों की विचारधारा रखी गई केंद्र में, एक राज्य परिषद, एक विधानसभा। यही लोकसभा बन जाती है आगे चल के, यही राज्यसभा। उत्तरदायी शासन शब्द जोड़ा गया पहली बार ब्रिटिश संसद द्वारा जो प्रावधान किया गया भारत में शासन करने के लिए, उसमें उत्तरदायी शासन शब्द जोड़ा गया। ठीक, याद रखिएगा, अगर पूछ ले उत्तरदायी शासन शब्द किस क्या नाम है संवैधानिक सुधारों के क्रम में जोड़ा गया, तो 1919 के शासन अधिनियम के तहत। पृथक निर्वाचन को और विस्तारित किया गया। अब क्या किए, सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, यूरोपियों को, एंग्लो इंडियनों तक को भी सांप्रदायिकता के तहत जोड़ दिए। पहले किसको जोड़े थे 1909 में, सिर्फ मुस्लिमों को। आगे चल के और विस्तार कर देते हैं, सिखों को, भारतीय ईसाई, यूरोपीय व्यक्ति और एंग्लो इंडियन तक को भी इसके तहत शामिल कर देते हैं। प्रशासनिक सुधार के तहत कहते हैं कि भारत सचिव के वेतन अब ब्रिटेन के राजकोष से दिए जाएंगे। पहली बार जब दबाव बन रहा था, इसी समय देखेंगे भारतीयों द्वारा बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन आंदोलन हो रहे थे, तो इन्होंने कहा क्या कि अब जो ब्रिटेन में भारत सचिव की काउंसिल है 15 सदस्यीय, उसका जो वेतन और राजकोष खर्च है उसको ब्रिटेन के राजकोष से दिया जाएगा। लंदन में भारतीय हाई कमिश्नर उच्चायुक्त के एक पद का सृजन किया गया है। याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। उच्चायुक्त एक बार पूछा गया है, भारतीय हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त के नए पद का सृजन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत बनाया जाता है। ठीक, संस्थागत निर्माण के तहत 1926 में सिविल सेवकों के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। पहली बार केंद्रीय और राज्य बजट अलग अलग प्रस्तुत करने का प्रावधान किया जाता है 1919 के सरकार अधिनियम के तहत। पहले साथ था, लेकिन कहा गया नहीं, अब केंद्र अलग बजट करेगी, राज्य अलग बजट प्रस्तुत करेगी। साथ ही लोक सेवा आयोग का गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया। 1919 के ही शासन अधिनियम में एक बड़ा फेरबदल होता है और एक नई विचारधारा भारत में लागू की जाती है। हालांकि यूरोप में लागू थी, उसे भारत में भी लागू करने का प्रयास किया जाता है। द्वैध शासन, हम लोग पढ़े थे शुरू में कि द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव द्वारा लागू किया गया, जिसे 1772 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। तो वो द्वैध शासन ऐसा था कि सारे राजस्व मामले तो कंपनी के अधिकार थे, प्रशासनिक मामले नवाब के पास थे, बंगाल के, वो अलग था। यहाँ पे क्या कहा जाता है कि अब दो तरह से शासन संचालन किया जाएगा, एक सुरक्षित विषय होंगे, एक हस्तांतरित। ठीक, द्वैध शासन दो तरीके का होगा, एक सुरक्षित विषयों के होंगे जिसमें गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के ब्रिटिश नियंत्रण होगा। वित्त मामले होंगे, पुलिस, शांति और व्यवस्था, इस पर केंद्र का अधिकार होगा। ये असली शक्ति थी। देखेंगे आप भाई, वित्त, पुलिस और शांति व्यवस्था के लिए सेना, ये तो किसी भी राज्य की मूल विशेषता है, मतलब नियंत्रण करने के लिए। धन होगा, पुलिस होगी, तो आप पूरे समाज पे नियंत्रण एक तरह से कठोरता के आधार पे, आप मानवता के आधार पे कर सकते हैं। हस्तांतरित विषय किसको दिए गए, गवर्नर और भारतीय मंत्रियों को, जिसमें शिक्षा था। शिक्षा बिना वित्त के हो सकती है, कभी नहीं। स्थानीय शासन था, भाई केंद्र से कोई सहयोग मिलेगा तभी स्थानीय शासन भी आगे बढ़। स्वास्थ्य, कोई भी स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाना है तो वित्त की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहने की ये मतलब था कि सारी शक्ति तो यहाँ थी और जिम्मेदारी यहाँ थी। आपको कह दिया जाए कि विकास करिए, लेकिन विकास के लिए फंड दूसरे से मांगने के लिए कह दिया जाए, तो बात यह है कि जब तक आपके जेब में पैसा नहीं रहेगा तो आप विकास कार्य कैसे करेंगे, आप दूसरे का मुंह देखते रह जाएंगे। तो हाल यही था कि विकास की जिम्मेदारी तो यहाँ दी गई और जो मूल विषय थे उसे केंद्र के अधीन रखा गया। ठीक, तो बिना धन की जिम्मेदारी थी ये, यहाँ कोई धन नहीं था, वो जिम्मेदारी थी। और यहाँ धन था, सब कुछ था, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी नहीं थी। तो निष्कर्ष ये था कि असली सत्ता किसके पास थी, अंग्रेज़ों के पास। अब जवाबदेही भारतीय मंत्रियों, क्या, क्योंकि कुछ स्तर पे भारतीय भी प्रतिनिधि सभाओं में चुन के आने लगे थे, तो उनकी जिम्मेदारी तय की गई और उन्हें वित्त की या सैनिक या पुलिस व्यवस्था में अधिकार नहीं दिया गया।
इसके पश्चात आता है एक अंतिम शासन अधिनियम या सरकार अधिनियम, आपका सबसे बड़ा था, सबसे विस्तृत बृहत स्तर पे कौन आता है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक, यह अंतिम था और विशाल आकृति में था। इसी के लगभग 60 से 70% प्रावधान संविधान में, आज के संविधान में लागू कर लिया गया है। ठीक है, इसके थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ सारे प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया है। इसमें कहा क्या गया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, अर्थात जो भी ब्रिटिश कंपनी के अधीन क्षेत्र थे अब उसका नाम क्या होगा, एक अखिल भारतीय संघ, सब एक ही राज्य के अधीन रहेंगे। ठीक, ब्रिटिश भारत के प्रांतों जिसमें उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण था, देशी नरेशों को मिलाकर एक संघीय व्यवस्था लागू की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का बात कही गई, आरबीआई के गठन की बात कब कही गई, 1835 से। एक संघीय न्यायालय जो आज की सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था है वो कहाँ से आई, 1935 के शासन अधिनियम से। भौगोलिक पुनर्गठन की बात कही गई तो म्यांमार या बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया, म्यांमार या बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। सिंध और उड़ीसा 2 नवीन प्रांत बने, सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांतों का गठन किया गया। ठीक, अब थोड़ा सा दोनों में अंतर देखेंगे तो यहाँ द्वैध शासन लागू किया गया था राज्यों में, याद रखिएगा, द्वैध शासन 1919 में राज्यों में लागू किया गया। यहाँ द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में लागू कर लेते हैं। क्या करते हैं, प्रांतों में तो समाप्त कर देते हैं लेकिन केंद्र में लागू कर देते हैं द्वैध शासन। ठीक, 1919 के और 35 के शासन अधिनियम में यह अंतर था सरकार अधिनियम में कि प्रांतों से द्वैध शासन 1919 में था और केंद्र में लागू किया गया 1935 में। तो यहाँ एकात्मक नियंत्रण था, यहाँ द्वैध शासन प्रारंभ, सभी संघीय विषयों को सुरक्षित और हस्तांतरित किए गए। ठीक, 1935 के शासन अधिनियम में प्रांतों को स्वशासन का अधिकार था लेकिन महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित कर और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखकर विभाजन की रेखाएं और गहरी की गई। कहने का मतलब था 1909 में तो मुस्लिमों को दिए, 1919 में सिख ईसाई तब को दिए और 1935 में जाके छोटी जातियों को SC/ST को भी शामिल करने का प्रयास किए, महिलाओं को। ठीक, ये जहर बोते रहे 1935 तक, जिसका परिणाम अंत में जाके विभाजन के रूप में सामने आता है। 1935 के इस शासन अधिनियम में आज की जो एक व्यवस्था है, संघीय विषय मतलब संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट शक्तियाँ, यहाँ भी यही बात कही गई थी। इसी विषय को वहाँ उठा के रख दिया गया है। संघीय विषय जिसे आज संघीय सूची कहा जाता है, समवर्ती सूची आज भी बनी हुई है, प्रांतीय या राज्य सूची होती है, और एक थी क्या नाम है, प्रांतीय के संघीय, समवर्ती और प्रांतीय अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ अब किसके अधीन है, तो राष्ट्रपति के अधीन है। तब किसके अधीन थी, गवर्नर जनरल के अधीन थी। 1935 के शासन अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी वह गवर्नर के अधीन थी और आज किसके अधीन है, यह राष्ट्रपति के अधीन, केंद्र के अधीन। तो ये तीनों विषय वहीं से विभाजित किए गए और जो हमारे संविधान में आज भी लागू हैं। जैसे रक्षा मामले थे, विदेश मामले तो संघीय विषय थे, प्रांतों को अधीन छोटे विषय शिक्षा स्वास्थ्य दिए गए। और समवर्ती सूची में कुछ विषय दिए गए। समवर्ती सूची में क्या था कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, प्रांतों के लिए सिर्फ केंद्र और राज्य कानून बना सकता है और संघीय विषय के लिए सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती थी। तो इस अधिनियम के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू का कहना था, 1935 के शासन अधिनियम के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि यह एक ऐसा अधिनियम है जिसमें एक कार है, जिसमें ब्रेक भी है पर इंजन ही नहीं है। कहने का मतलब है पूरा ढांचा तो है लेकिन कार्यों को सही रूप में संचालित करने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वह गायब है। अंग्रेजी राज्य की सुरक्षा, शांति और ब्रिटिश सम्राट के रक्षा के प्रावधानों के लिए स्वायत्तता को पंगु बना दिया। ठीक, इस तरह से हम लोग देखेंगे कि संवैधानिक विकास का महाचित्र विधायिका का विस्तार
निष्कर्ष 80 वर्षों में एक रबर स्टैम्प की समिति से एक पूर्ण द्विसदनीय संसद कैसे ढांचा तैयार हुआ। तो 1853 में 12 सदस्यीय ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल गठित हुई। 1861 में 5 सदस्य तथा कुछ भारतीय मनोनीत किए गए। 1892 गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई तथा बजट में वाद विवाद या बहस करने की अधिकार दिया गया। 1909 में सदस्यों की संख्या बढ़ा के 16 से 60 कर दी गई। 1919 में क्या किया गया, द्विसदनीय व्यवस्था की गई और 1935 में अखिल भारतीय संघ या द्विसदनीय संघीय मॉडल को अपनाया गया। ठीक, 1935 में द्विसदनीय संघीय मॉडल को अपनाया गया। साथ ही अब देखिए कैसे भारत का विभाजन की नींव रखी। ये चित्र आप लोग अगर याद रखेंगे, कभी भारत विभाजन की चीज आएगी तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। प्रतिनिधित्व तो बढ़ा रहे थे, लेकिन फूट या डालो राज करो की नीति भी लागू किए रहे थे। कहने का मतलब था कि दिखावे के लिए भारतीयों को अधिकार भी प्रदान कर रहे थे कि शासन कार्यों में भारतीयों का सहयोग लिया जा रहा है, उन्हें भी बड़े बड़े पद पर रखे जा रहे हैं, नियुक्त किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये थी कि इस तरह से फूट डाल रहे थे समाज में। इस भारतीय समाज की जो एकता में विविधता, विविधता में एकता की नीति है या विचारधारा थी, उसको तोड़ने का काम किए खूब अच्छे से। 1861 में क्या करते हैं, मनोनयन नॉमिनेशन में केवल राजाओं को प्रवेश दिलाते हैं। अब जब राजाओं के देंगे तो जो उस समय के राजनेता थे, जो समाज सुधारक थे, उनको ये बात खली कि भाई समाज के लिए हम लड़ रहे हैं और मज़ा कौन ले रहा है, राजा। 1992 में क्या, 1892 में क्या किए, अप्रत्यक्ष चुनाव का बीजारोपण किए। व्यापार मंडलों के नामांकन को बात कही गई। 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन सबसे बड़ा जहर यहाँ बोया गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। विभाजन का बीज यहाँ बोया गया, जिसकी बीज तो 1909 में बोया गया, जिसका वृक्ष तैयार कब हुआ, 1947 में। 1919 में क्या किया गया, इसको और विस्तारित किया गया, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन तक विस्तारित किया गया। 1935 में महिला आरक्षण प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर विस्तृत तो किया गया, लेकिन मतदान का अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया। इसके आगे पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे प्रस्ताव थे 1940 से लेकर 1947 तक। ये कभी कभी क्रम से लगाने के लिए पूछता है। तो अगस्त प्रस्ताव कब आता है, 1940 में। ठीक, इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो भारत को डोमिनियन स्टेट का लॉलीपॉप दिया जाता है कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। भारतीय जो हैं वो ब्रिटिश सरकार का सहयोग करें द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक, क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। संविधान सभा का पहला स्पष्ट प्रस्ताव होता है। फिर उसके पश्चात 1945 में बेबेल योजना आती है। उसके पश्चात शिमला सम्मेलन होता है 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक। फिर लास्ट में आता है कैबिनेट मिशन, जिसके तहत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक, ये प्रावधान है, इनका डेट याद रखिएगा। 1940 अगस्त प्रस्ताव, 1942 क्रिप्स मिशन, 1942 में ही एक अगस्त घोषणा है। अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट बताइए अगस्त घोषणा क्या है। 1942 में है। इसका घोषणा का मूल उद्देश्य क्या था, कि ये घोषणा क्या थी, आप लोग बताइएगा। बेबेल योजना 1945, शिमला सम्मेलन 1945 और कैबिनेट मिशन 1946। ठीक, इस तरह से भारत की आज़ादी का एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। 1853 से लेकर 1935 तक शासन ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बनाए गए अधिनियम मुख्य रूप से ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए एक डिज़ाइन किया गया था। किंतु भारतीयों के निरंतर संघर्ष ने इन्हीं दमनकारी ढांचे, द्विसदनीय संसद, संघीय व्यवस्था, लोक सेवा आयोग और विधायी सूचियों इत्यादि ढांचों को स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक संविधान की आधारशिला में परिवर्तित किया गया। एक तरह से आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो भी 1600 से लेके 1947 तक कानून बने, इनके प्रावधानों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पूरा भारत का संविधान जो है समझ में आ जाएगा। पूरी की पूरी विचारधारा यहीं से ग्रहण की गई है। कुछ प्रावधानों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया जैसे संविधानों से, लेकिन कम से कम 90 से 95% 90% भाग यही शासन अधिनियमों से ले लिए गए हैं।
खास करके 1935 से। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों का आधुनिक भारत के संदर्भ में संवैधानिक विकास की यात्रा समाप्त होती है। अगला वीडियो कल आपको मिलेगा। जय हिंद साथियों।